अशोच्यानन वशोचस्तम। श्री नारायण ने नर से कहा था कि हे नर, हे मानव, हे पार्थ, तुम उन विषयों के बारे में चिंतन करते हो या कर रहे हो जिनके बारे में तुम्हें चिंतन नहीं करना चाहिए या जो चिंता करने के योग्य ही नहीं है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विथ ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि 6 महीने 2026 के जैसे जैसे निकल रहे हैं, लेकिन आने वाले 6 महीने क्या कुछ इवेंट्स प्रॉमिस हो सकते हैं, क्या कुछ पॉजिटिविटी हम ले सकते हैं या कुछ बेहतर हम कर सकते हैं। और अगर हम कर सकते हैं, करता तो हम ही हैं, हम कर सकते हैं तो हमें भाग्य का, ग्रहों का कितना साथ मिलेगा। प्रयत्न तो मनुष्य करता है, लेकिन जब जो होना होता है वो तभी होता है। ठीक है, आइए चर्चा करेंगे इन 6 महीनों में क्या क्या इवेंट्स होंगे और कब कब होंगे। उसी आधार पर हम कितने तैयार हैं उन इवेंट्स को अपने अपने वश में करने को लेकर के या उसके हिसाब से कर्म करने को लेकर के, जिससे आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाएं, ये हम आज चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, शुरुआत हम करेंगे इस जुलाई से ही, क्योंकि जून के बाद अगला 6 महीने की हम बात कर रहे हैं। तो जुलाई में ना, अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं, इवेंट्स की बात करूं, तो वो है सबसे पहला तो शुक्र का, जो 7 जुलाई को है। 5 जुलाई को शुक्र का है और 7 जुलाई को बुध का है। तो 5 जुलाई को जैसे ही शुक्र सिंह राशि में जाएगा, सिंह राशि आपके 3rd हाउस में है, पुरुषार्थ, पराक्रम, सिबलिंग्स इत्यादि वाले भाव में है, और वहां पर केतु पहले से बैठा हुआ है। शुक्र विवाह संबंधित सुखों का कारक होता है, सुख समृद्धि का कारक होता है। आपके संबंधों में जो बेसिक एक मिठास होती है उसका कारक होता है शुक्र। एक तो सिंह राशि में शुक्र कंफर्टेबल नहीं है, शत्रुवत बिहेव करता है। दूसरी चीज, केतु आपको शुक्र को वहां बैठा मिलेगा, यानी कि जो आपका जुलाई महीना है वो दाम्पत्य संबंधों को लेकर के बहुत ठीक एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। केतु वैराग्य का कारक है। केतु चाहता है कि आप बहुत मोह ना रखें, बस इतनी सी बात है। अगर बहुत वश में करना चाहेंगे संबंधों को, बहुत ग्रिप में जाएंगे, बहुत पकड़ना चाहेंगे, तब समस्याएं होंगी। और अगर आप एकदम से मुक्त हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि सब बना बनाया खेल है, हम सब माया जाल में चल रहे हैं, तो आपकी समस्याएं ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर शुक्र जो है ना, आपके 12वें घर का भी स्वामी है, और 12वें के साथ साथ यही शुक्र पंचमेश भी है। पंचमेश और द्वादशेश शुक्र केतु के साथ है। आपकी नींद को लेके, बेडरूम में सुख को लेकर के, प्रेम को लेकर के ये बड़े ठीक योग नहीं बनाता। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी हमें जुलाई में थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए। इसी जुलाई में 7 जुलाई को एक इवेंट होगा जहाँ पे बुध मिथुन राशि जाएंगे। ठीक है, मिथुन राशि का मतलब आपके पहले घर में, लग्न में या आपकी राशि में जाएंगे। ठीक है, तो पहले घर में बुध का जाना, अपनी राशि में जाना, ये एक बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि ये बुध आपके 4थे घर का स्वामी भी है। पहले घर का और 4थे घर का स्वामी जब पहले घर में जाए तो इसको हम मातृ सुख योग भी कहते हैं और मातृ धन योग भी कहते हैं। इसको हम मातृ मूलत धन योग कहते हैं। तो मातृ मूलत मतलब एक तो मातृभूमि वाला मातृ भी होता है और दूसरा माता भी होता है। तो माता के माध्यम से धन का लाभ और जमीन संबंधित घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, इसके भी लाभ के योग ये बुध बनाता हुआ दिखता है। अगर दशा में कहीं से भी 4थे घर की दशा आपकी चल रही है, अंतरा में, भुक्ति में, महादशा में, तो आप ये समझे कि ये इवेंट होने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। डिपेंड्स कि क्या आप उस योग्य हैं या आप ट्राई कर रहे हैं। मतलब 4 साल के बच्चे का भी दशा यही आएगी, गोचर उसका भी यही आएगा। तो उस 4 साल के बच्चा खुद से पैसे से तो नहीं खरीद रहा होगा, है ना, लेकिन 4 साल के बच्चे को भी मिलने के योग हैं। इसको ऐसे समझिएगा, आप 40 साल के हैं, 32 साल के हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, या कुछ बिगड़ जा रहा है, कभी बात नहीं बन रही, कभी पैसा नहीं बन रहा, यहाँ पर योग है। इसको ऐसे समझा करिए। ठीक है, आपका कर्म ठीक है, मिल नहीं रहा था, कर्म ठीक है, दशा ठीक हुई, मिल गया, ऐसे होता है। तो इस 5 जुलाई के बाद और 7 जुलाई के बाद, यानी शुक्र और बुध के गोचर के बाद, इस जुलाई के इवेंट्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। शनि आपके भाग्येश हैं और अष्टमेश हैं। भाग्येश का वक्री होना ये डाइसी है।
पहली बात तो शनि भाग्य के मामलों में आपको बिल्कुल कोई वरीयता देते नहीं है। भले ही शनि आपके लिए योग कारक भी है और शनि आपके लॉर्ड यानी कि बुध से मित्रवत भी हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी शनि ऐसा नहीं है कि आपको भाग्य में लाभ देते हैं। शनि न्याय का और कर्म का देवता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या राशि क्या लग्न है। आप शनि की शत्रु राशि से हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कर्म करते रहें, अपना चरित्र ठीक करते रहें, खान पान ठीक कर लें, बेजुबानों को और लेबर क्लास के लोगों को, गरीबों को परेशान करना बंद करते हैं, तो आपकी कुंडली का शनि, वर्तमान जीवन का शनि ऑटोमेटिकली ठीक रिजल्ट देना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी शनि भाग्य वाले भाव का स्वामी है और भाग्य वाले भाव का स्वामी होकर आपके भाग्य में बिना कर्म के कुछ देता नहीं है। ये शनि है, ठीक है। शनि वक्री हो रहा है, भाग्येश वक्री हो रहा है, थोड़े से विलंब बढ़ाएगा। अगर कुंडली में शनि पहले से शत्रुवत है और शत्रुवत होने के साथ साथ कुंडली पहले से ही नीच का भी है, तो शनि का वक्रत्व तो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर कुंडली में शनि ठीक ठाक है और अब गोचर के माध्यम से ये वक्री हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाएगा, डिलेज कराएगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा। शनि का इम्पैक्ट आपके इनकम पे रहता है, यानी 9th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो अपने घर में बैठा हो तो आपके इनकम को भी देखता है 3rd एस्पेक्ट से। हालांकि आज का शनि जब वक्री होगा तो आपके भाग्य वाले भाव की तरफ रुख करेगा। रुख का मतलब उल्टा। अभी आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है, कर्म स्थान में बैठा हुआ है और वहाँ से आपके विदेश को, आपके घर गाड़ी पैसा प्लॉट फ्लैट को और 7, 8, 9, 10 आपके विवाह संबंधित चीज़ों को देख रहा है। वक्री हो जाएगा तो एक तो इन चीज़ों को लेके भी, आपके 4th हाउस को लेके, आपके माता के स्वास्थ्य को लेके, आपके खुद के स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य में कैसा, शनि वात प्रकृति का है। गैस्ट्रिक इश्यूज को लेकर के, हड्डियों को लेकर के, पैरों को लेकर के, जोड़ों को लेकर के शनि समस्याएं करता है। पहली बात, शनि यहाँ पर 10वें घर में है। 10वां घर आपके पीठ का भाव है। आप ये समझें कि जुलाई 27 के बाद, शनि के वक्रत्व के बाद, अपनी पीठ के दर्द की समस्याओं को अगर आप विटनेस करते हैं तो प्रॉपर उपाय ज़रूर करिएगा। उपाय का मतलब, पहली बात तो चेक करवाइए रीज़न क्या है, दूसरी बात पोस्चर ठीक कर लीजिए, ठीक है। और जो वैदिक उपाय हैं मैं आपको अभी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो शनि जो है यहाँ पे वक्रत्व लेकर के आपके पीठ को भी और आपके 4th हाउस को भी, यानी ये जो पोर्शन है, ये गले से नीचे और नाभि से ऊपर, ये 4th हाउस है आपका। चेस्ट को लेके, हार्ट को लेके, लंग्स को लेके, इम्यूनिटी को लेके, इसमें समस्याएं ये करता है। माता के स्वास्थ्य की समस्याएं भी करता है और माता को भी वही समस्याएं करेगा। काइंड ऑफ गठिया हो गया, जोड़ों के दर्द हो गए, गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सांस की समस्या हो गई, ब्रीदिंग इश्यूज हो गया। तो ये आपको भी और आपके माता के भी स्वास्थ्य को अच्छा नहीं करेगा। एक वक्री ग्रह है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगर शनि का, एक तो शनि आपके व्यय वाले भाव को भी देखता है। व्यय मतलब 12वां घर, मतलब हॉस्पिटल, लीगल, लिटिगेशन, करियर में बैठा हुआ है, 12वें को देख रहा है, तो झगड़ों से बचिएगा। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर भी झगड़ों से बचिएगा। शनि न्याय का देवता है तो लीगल लिटिगेशन की संभावनाएं बनती हैं, वहाँ से भी बचिएगा, ठीक है। शनि शादी वाले भाव को देख रहा है और शनि व्यय वाले भाव को देख रहा है, तो शादी, सेपरेशन, झगड़े, लीगल, लिटिगेशन, अलगाव, धनहानि, इसके योग बनते हैं। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। 27 जुलाई के बाद, यानी जुलाई के बाद अगस्त के पहले वीक में 3rd ऑफ अगस्त को मंगल मिथुन में जाएगा। देखिए, मंगल आपका लाभेश है और यही मंगल आपका षष्ठेश भी है। इसको हम खष्ठेश भी कहते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। 6ठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी बुध की राशि मिथुन में जाएगा, 1st हाउस में जाएगा। पहली चीज़ तो षष्ठेश 1st हाउस गया, स्वास्थ्य को लेके बहुत ठीक नहीं होता। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, रक्त का कारक है मंगल, इससे संबंधित समस्याएं लेकर के आता है। 6ठा घर रोग, रिपो, ऋण भी है, झगड़े भी कराता है, क्योंकि मंगल 1st हाउस है। बुध की राशि मंगल बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, अग्रेशन बढ़ाएगा, झगड़े कराएगा, बीपी बढ़ाएगा। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाए, किससे क्या बातें हो रही हैं, किस पे कितनी ऊर्जा खपानी है। तो ये तो इसका नेगेटिव है, 6th हाउस का 1st हाउस जाना। लेकिन लाभ वाले भाव का स्वामी भी तो मंगल है। लाभ वाले भाव का स्वामी 1st हाउस पे जाना ये एक अच्छा योग है। इनकम को लेके,
यानी रोग रिपू बढ़ भी रहे हों, कर्जा बढ़ भी रहा हो, लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंसेस बनती हुई दिखती है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ बड़े खर्चे कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। नाउ 3 अगस्त के बाद 3 सितंबर को यानी 3 सितंबर को शुक्र महाराज तुला में आ रहे हैं। 5वें घर में शुक्र आ रहे हैं। यहाँ पर संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर अच्छी स्थितियाँ ये प्रकट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, बीच में जुलाई में हमने देखा था कि ये शुक्र महाराज शत्रुवत थे, और इसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे, यानी अगस्त के महीने में शुक्र महाराज 4th हाउस में जाएंगे। सुख समृद्धि भाव के लिए तो ठीक है, लेकिन ये व्यर्थ के धन हानि कराने के योग बनाते हैं। नीच का शुक्र समस्याएं कर देता है, व्यर्थ का भोग भावना बढ़ाता है, और ऐसी भोग भावना जो इररिलेवेंट हो। जब शुक्र आपके लिए सितंबर में आ जाएंगे तो फिर ये पंचम भाव में आ जाएंगे, प्रेम वाले भाव में। शुक्र का प्रेम वाले भाव में होना अच्छा योग बनाता है। ठीक है, संतान को लेके भी अच्छा योग बनाता है, शिक्षा को लेके भी अच्छा योग समझिए, प्रेम को लेके भी अच्छा योग समझिए। पुरातत्व, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, क्योंकि भाग 9 से 9th हाउस पड़ता है ना, भावित भावन सिद्धांत से, तो ये आपकी पुरानी यात्राएं या धार्मिक यात्राएं भी होती हैं, विदेश यात्राएं भी होती हैं। उच्च शिक्षा, विदेश शिक्षा के योग भी यहाँ से बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो शुक्र का यहाँ होना आपके लिए ठीक है। शुक्र आपके विदेश वाले भाव का स्वामी भी है ना, तो इसका संबंध आपके शिक्षा से बनता है, संतान से बनता है, प्रेम से बनता है। ये ठीक योग समझिए इसको। 7 सितंबर को अगर देखा जाए तो बुध कन्या में आ जाएगा। कन्या मतलब बुध की उच्च की राशि, और कन्या आपका 4th हाउस है ना, तो आपका मित्र, आपका 1st हाउस का लॉर्ड अपनी ही राशि 4th हाउस जाएगा। ये भी एक बहुत शुभ योग है। अगेन उन्हीं चीज़ों के लिए, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, माता इत्यादि के लाभ के लिए, सुख के लिए भी ये एक बहुत शुभ योग है। करियर को देखना है, देखेगा यहाँ से बुध, तो ये भी करियर के लिए भी अच्छा योग बनाएगा, खासकर उनके लिए जो सेल्स में है, सपोर्ट में है, बैंकिंग में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, कम्युनिकेशंस में है, डिजिटल चीज़ों में है, लेखन में है, उनके लिए यहाँ पर बुध का आना और करियर को देखना अच्छा माना जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो 19 सितंबर को मंगल कर्क में आएगा। कर्क राशि आपके धन वाले भाव में है, मंगल का वहाँ पर होना दुर्मुख योग बनाएगा। हालांकि गुरु भी वहीं पर है 2nd हाउस में, हालांकि गुरु और मंगल हैं तो सही, नीच भंग हो तो रहा है, लेकिन नीच भंग की स्थिति ऐसी होती है कि कोई आपको कुएं में धकेल दे और फिर निकाल दे। तो धन को लेके, परिवार को लेके समस्याएं तो हैं, आपके दुर्मुख योग के योग हैं, यानी झगड़ा, फसाद इत्यादि के योग हैं, आपके अग्रेसिव होने के योग हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाना है, बिकॉज गुरु वहाँ पर बैठा हुआ है और गुरु ऐसा ही काम करता है, समस्याएं रोकता नहीं है, समस्याएं आ जाने के बाद बैलेंस कर देता है। ठीक है, ऐसा होता है। और 19 सितंबर के बाद अक्टूबर 31 को ही गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा, यानी कि 1 नवंबर को गुरु महाराज आपके सिंह राशि में दिखेंगे, यानी 3rd हाउस में दिखेंगे। यहाँ से पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में गुरु अच्छा तो नहीं होता, साथ में केतु के साथ है, तो आलस, लथार्जी, इनकी संभावनाएं कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, आपके सिबलिंग्स के साथ संबंध भी खराब कर देता है। बात यह है कि यहाँ बैठा हुआ गुरु आपके भाग्य को देख रहा है। गुरु भाग्य का कारक होता है, और भाग्य वाले भाव पर गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ है। यहाँ से गुरु आपके लाभ वाले भाव को देखता है। अमृतमय दृष्टि से जब गुरु आपके लाभ वाले भाव को देखेगा तो इनकम संबंधित चीज़ों को लेकर के भी एक बहुत अच्छा संयोग ये गुरु यहाँ बना देता है। ठीक है, तो गुरु के 1 नवंबर के बाद 13 नवंबर को मंगल भी सिंह में आएगा, यानी गुरु और मंगल की युति ऑलमोस्ट 2 बार हम देख रहे हैं। तो मंगल भी जब गुरु की राशि आ जाएगा, और यहाँ मंगल भी मित्रवत है, यथा कुज तथा केतु, है ना, तो कुज मतलब होता है मंगल, केतु भी वहीं पे है, अंगारक दोष बनाएगा, यानी फायर एलिमेंट लेके आएगा। जो लेथार्जी, आलस आप देख रहे थे, यहाँ पर वो फायर आप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है कि लेथार्जी, आलस बहुत लंबे समय का नहीं है। पुरुषार्थ पराक्रम भाव फिर से प्रबल होगा और चीज़ें फिर से ठीक होंगी, क्योंकि ये मंगल यहाँ से करियर को देख रहा है। अष्टम दृष्टि मंगल की बहुत शुभ तो नहीं मानी जाती, लेकिन करियर में कुछ डिस्ट्रक्शंस के योग हैं, यानी कुछ झगड़े, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ नेगेटिविटी करियर में देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पर होने से आपको बहुत चिंता नहीं करनी है, बस कर्मठता दिखाते रहना है। और आगे बढ़ेंगे दिसंबर में, तो दिसंबर के पहले ही हफ्ते में आप देखेंगे राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा।
राहु जो कि आपके भाग्य वाले भाव में बैठा हुआ है अभी तक के लिए, यानी कि अगले 6 महीनों में दिसंबर से पहले तक के लिए आपके बड़े गोल्स, बड़ी यात्राएं, विदेश यात्राएं और जीवन में कुछ अलग आयाम को विटनेस करना, इस तरह के योग बनते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी राहु फर्स्ट हाउस को देखना बहुत शुभ नहीं माना जाता। खासकर स्टोन को लेके ये बहुत अच्छा योग नहीं बनाता। जीवन में स्टमक में इस तरह की समस्याएं करता है, हाथों की समस्याएं करता है। ये राहु और केतु का ट्रांजिट एक एक भाव पीछे हो जाएगा। राहु अष्टम में हो जाएगा, केतु सेकेंड हाउस हो जाएगा। अगेन दुर्मुख योग बनाता है, परिवार से दूरियां बनाता है, लेकिन ये दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद की बात है और इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो आएगी, बिकॉज एक बड़ा गोचर है। 1.5 साल के लिए राहु केतु का ट्रांजिट होगा, तो एक बड़ा गोचर है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तब तक के लिए, यानी कि अभी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक के लिए राहु केतु आपके तीसरे और 9वें घर में ही हैं। पुरुषार्थ पराक्रम के लिए केतु अच्छा नहीं होता, क्योंकि मूडी बनाता है। मेहनती तो खूब है, हेडलेस वॉरियर है, मन कर गया तो फिर कर गया, इस तरह के योग हैं। राहु जो बेसिकली आपके 9th हाउस हैं, आपके गोल्स को के लिए, आउटलुक के लिए, दुनिया में देखने के तरीके को लेकर के एक लेवल अप करने के लिए राहु बुरा नहीं है, ठीक है। राहु आपके 7th हाउस को, 7th राशि यानी 5th हाउस को देख भी रहा है। संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर थोड़ी समस्याएं भी करता है। यहाँ पर हम इंटरकास्ट जैसी चीज़ें भी लेकर के आते हैं, या ट्रेडिशन से हटके कुछ करने की चीज़ें भी लेकर आते हैं। और ये आपके बौद्धिक क्षमता को लेकर के भी और प्रेम जीवन को लेकर के भी है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपके वार्तालाप, मेल मिलाप हो सकते हैं जो आपकी परंपरा से मेल नहीं खाता हो, फिर भी आप हैं उसके साथ, तो इस तरह के योग ये बनाता है, ठीक है मित्रों। तो हमने आने वाले 6 महीनों के इवेंट्स को देखा कि ऐसे 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 ये इवेंट्स हो रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे और गतासु न गतासूंश नान शोचंति पंडिता, यानी जो बीत गया है और जो आया ही नहीं है, उन दोनों के बारे में विद्वान जन चिंता नहीं करते। और जिन बातों पे तुम मोह कर रहे हो, शोक कर रहे हो, वो शोक करने योग्य ही नहीं है पार्थ, ठीक है। तो नारायण की बात मान लीजिए, उन विषयों पर शोक मत करिए, क्योंकि वो योग्य नहीं है। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए मित्रों, करियर वाले भाव में शनि का इम्पैक्ट आपके और स्वास्थ्य को लेकर के भी है, तो शनि का दान भी कर दीजिए, ठीक है। शनिवार के दिन गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए और वर्कर्स के लिए, जो लोग लेबर क्लास लोग हैं, उनके लिए कुछ भी दान, लाइक काले कपड़े, काला चप्पल, काली दाल, काला छाता, है ना, इस तरह की चीज़ कर दीजिए। गरीबों के मेडिकल बिल्स को भर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अनाथ आश्रम में जाके कुछ कर सकते हैं चैरिटी, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और भगवान हनुमान की आराधना करते रहिए। बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार किया करिए, ठीक है। ये तो शनिदेव के लिए है। दूसरी चीज़, और भावों को देखें तो आपके लॉर्ड बुध होते हैं। प्रसन्न रखने के लिए भगवान गणपति की आराधना करिए। हर बुधवार को पान के पत्ते पर मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया करिए। इससे आपके बुध, राहु, केतु भी काफ़ी हद तक बैलेंस रहते हैं। उच्च का गुरु सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है 31 अक्टूबर तक, जो कि आपके धन के लिए बुरा नहीं है। गुरु को प्रसन्न रखने के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर किया करिएगा हर थर्सडे को मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में पहली होरा में, यानी कि सूर्योदय से अगले 1.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। ये उपाय करते रहिए। मैं उपायों के साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा मित्रों, श्री नारायण ने ही कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, यानी पूर्व जन्मों के जो कर्म के फल हैं वो भोगना ही भोगना है, कितना भी उपाय कर लीजिए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल खुद नारायण ही सेट कर गए। भगवान श्री कृष्ण को पैर में बाण लगा इसलिए था क्योंकि उन्होंने छुप के बाली को मारा था, ठीक है। तो इसका मतलब जो पूर्व जन्म के कर्म है वो भोगना ही भोगना है। उपाय करके आप अपने आप को तैयार करते हो कि आसानी से भोग सके। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।